हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम पॉइंट विद परी MCQ एंड जीके। आज मैं हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लाई हूँ। एक ही वीडियो में हम संज्ञा, लिंग, वचन और कारक ये चारों टॉपिक देखेंगे। और ये चारों टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम जहाँ हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं इसमें से भी आते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो हिंदी व्याकरण में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव, गुण, भाव या पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात इसका मीनिंग क्या हुआ? जिस शब्द से किसी नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, राम, दिल्ली, किताब, ईमानदारी, सोना। इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है कि जिस शब्द से किसी नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। और एक बात याद रखिए, इसे छोटा समझने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि ऐसे लगता है कि इजी है, लेकिन जब एग्ज़ाम में सब कुछ आता है ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप क्या, हर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए एकदम माइंड फ्रेश करके याद रखिए क्योंकि इतना टफ भी नहीं है, इजी है, लेकिन यहाँ भी मिस्टेक हो जाती है। इन सभी शब्दों में से किसी न किसी से क्या पता चलता है? नाम का पता चलता है। इसलिए ये क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, तो हम सबके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण क्या है? राम एक नाम है व्यक्ति का, है ना। सीता, भारत, गंगा, ताजमहल। यहाँ पे राम जो है किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में क्या है कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या जीव की पूरी जाति वर्ग का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए, लड़का, नदी, शहर, पक्षी, पुस्तक। मतलब कि देखो, अगर लड़का बोलेगा मतलब सारे लड़के जाति का हो गया, किसी एक का नहीं, इसलिए जातिवाचक का। व्यक्ति में उसका पर्टिकुलर एक का नाम है, इसलिए वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। लड़का किसी एक विशेष लड़के का नाम नहीं बल्कि पूरी जाति को बताता है, इसलिए क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी गुण, अवस्था, भाव या कार्य का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, ईमानदारी, भाव का बोध हो रहा है ना। बचपन, इसमें भी मिठास, कुछ हम खाते हैं तो मीठा लगता है, वो हमारा क्या होता है? भाव से पता चलता है। इन शब्दों को देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, क्या? सोना, चांदी, पानी, तेल, दूध, ये सब क्या है? पदार्थों के नाम है और ये क्या है? द्रव्यवाचक, ये सब द्रव्य है। 5। समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी समूह या झुंड का बोध हो, ठीक है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, सेना, भीड़, टोली, वर्ग। हम बोलते हैं ना ये समूह में है, भीड़ है। भीड़ है मतलब कोई एक तो नहीं होगा, बहुत सारे होंगे तो ना भीड़ लगी है। तो सेना कई सैनिकों के समूह को दर्शाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा समूहवाचक। अब संज्ञा की पहचान कैसे करेंगे? ये संज्ञा है, कैसे पहचान करेंगे? तो अगर वाक्य में किसी का नाम पता चले, किसी वस्तु का बोध हो या किसी स्थान का नाम मिले या किसी गुण भाव का पता चले तो हम क्या बोलेंगे कि यह संज्ञा है। ठीक है, याद रखिए, किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी स्थान, गुण या भाव या पदार्थ का पता चले तो क्या है? संज्ञा है। महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए, राम क्या है? क्योंकि नॉर्मली ऐसा एग्जाम में ही आता है। राम क्या है? कोई लाइन दिया होगा, इसमें व्यक्ति का नाम क्या बता रहा है, तो व्यक्तिवाचक। लड़की क्या है? जातिवाचक। मिठास क्या है? भाववाचक। दूध क्या है? द्रव्यवाचक। और सेना क्या है? समूहवाचक। हमने देखा ना आगे। चलिए, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो
2-4 पेपर में हमने देखे कि रिपीट हो रहा था। भारत कौन सी संज्ञा है? तो भारत किसी एक व्यक्ति, एक देश का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक। बचपन से हमें क्या, हम बचपन में खेलते थे तो क्या मन में भाव आता है, भाववाचक संज्ञा। सोना क्या है? एक द्रव्य है, पदार्थ है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा। टोली, टोली किससे बनती है? बहुत सारे लोगों की टोली, तो समूहवाचक संज्ञा। याद रखिएगा। ऐसे क्या करते हैं एग्ज़ाम के लिए, सब कुछ टफ पढ़ते जाते हैं, इजी पर ध्यान ही नहीं देते, इसलिए जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिंग देखेंगे। इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं? संज्ञा, लिंग, कारक और वचन। ठीक है, तो लिंग देखिए। तो व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जिससे यह पता चले कि कोई व्यक्ति पशु या वस्तु पुरुष जाति की है या स्त्री जाति की, भले वो इंसान है कि जानवर, लेकिन जिससे यह पता चले कि वो पुरुष है कि स्त्री, तो उसे क्या बोलेंगे? लिंग बोलते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण क्या है? लड़का पुल्लिंग है, राजा, घोड़ा, पिता, शेर। 2 वाक्य देख लीजिए। लड़का खेल रहा है, इसमें लड़का पुल्लिंग है, राजा पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में देखिए, जिस शब्द में स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग। उदाहरण देखिए, लड़की रानी, घोड़ी माता, शेरनी। लड़की पढ़ रही है, स्त्रीलिंग। रानी महल में रहती है, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है? तो राजा का रानी, लड़का लड़की, पुत्र पुत्री, शिक्षक शिक्षिका, घोड़ा घोड़ी, ऐसे भी आता है। आपको लगेगा कि सरकारी एग्जाम में ऐसा आता है, आप खोल कर पेपर देखिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जब हम स्त्रीलिंग का पुल्लिंग या पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, जैसे सूरज, एक पहाड़, दरवाजा, ये हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। ठीक है, और कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे नदी, पृथ्वी, रात, क्या है? स्त्रीलिंग। ये हमेशा पुल्लिंग रहेंगे, ये हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, घोड़ी कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। शिक्षक कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। रानी का पुल्लिंग क्या होगा? राजा। मतलब कुछ वाक्य ऐसा है जिसका पुल्लिंग हम निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ जो है वो फिक्स है। जैसे कि हमने क्या देखा, जो फिक्स है वो कि सूरज, पहाड़, दरवाजा, ये हमेशा पुल्लिंग ही रहेंगे। नदी, पृथ्वी, रात जैसे क्या है, ये हमेशा स्त्रीलिंग ही रहेंगे। तो इस बात को भी ध्यान से देखिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कारक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। कारक आता ही है क्वेश्चन, चलिए तो देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में उसके क्रिया के बीच का संबंध का पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। सरल शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया यानी काम करने से क्या संबंध है, यह बताने वाले रूप को हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, आज मैं आपको इतनी इजी ट्रिक से बताऊंगी, आप भूल नहीं पाएंगे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, 8 कारक होते हैं, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। कर्ता कारक देखेंगे तो जिस संज्ञा या सर्वनाम से कार्य करने वाले का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? कर्ता, जो काम कर रहा है। और इसकी पहचान कैसे होगी? वाक्य में ने चिन्ह आएगा, ने शब्द आपको दिखेगा। जैसे कि उदाहरण देखिए, राम ने खाना खाया। ठीक है, तो यहाँ पे राम करता है, लेकिन उसकी पहचान किससे हुई? इस ने शब्द से। ठीक है, सीता ने गीत गाया, तो सीता करता है, लेकिन ने शब्द से इसकी पहचान हुई कि गीत किसने गाया? सीता ने। तो कर्ता की पहचान करने के लिए ने चिन्ह देखना पड़ता है। यहाँ राम और सीता क्या है? कार्य करने वाले कर्ता कारक है। कर्म कारक देखिए,
जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। पहचान क्या है इसकी कि इसके साथ हमेशा को चिन्ह आता है, ठीक है। कर्म कारक, कर्ता में नहीं आएगा, ठीक है, कर्म में को आएगा। जैसे कि राम ने श्याम को बुलाया, ठीक है, मैंने किताब को पढ़ा, ये को चिन्ह दिख रहा है सब। तो यहाँ पे क्या है, कार्य का प्रभाव श्याम और किताब पर पड़ रहा है, ठीक है। जिस पे प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब करण देखेंगे। जिस साधन की सहायता से हम कार्य करें या जिस साधन की सहायता से कार्य किया जाए उसे कारक कहते हैं। इसकी पहचान से चिन्ह से होता है। उदाहरण देखेंगे तो वह कलम से लिखता है, किससे, मतलब जिस साधन का यूज़ किया गया हो वो करण कारक हो गया। यहाँ कलम और चाकू जो है क्या है, करण कारक है, कार्य के साधन है। संप्रदान कारक, जिसके लिए कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे हम क्या बोलेंगे, संप्रदान कारक। सब शॉर्टकट में याद रखिए, संप्रदान मतलब कि किसी के लिए कुछ करना या कुछ देना। तो इसका चिन्ह आप कैसे पहचान पाएंगे, तो वहाँ पर आपको वाक्य में को या तो के लिए शब्द दिखेगा, ठीक है। उदाहरण से समझते हैं। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, तो यहाँ पे क्या दिखा आपको, को। मैं मित्र के लिए उपहार लाया, तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, के लिए। तो यहाँ जो है बच्चा और मित्र के लिए कार्य किया गया है, ठीक है। अब 5 नंबर अपादान कारक। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए कारक में क्या है, कितने भेद होते हैं वो पूछता है, या किसी एक का उदाहरण पूछेगा, इसमें कौन सा कारक है। तो जिससे अलग होने या दूर होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक। ये भी पूछा गया था, ये लाइन दे दिया और इस कारक को क्या कहते हैं, विकल्प में से चुनकर बताइए। तो आपको पहचान वाला जो चिन्ह है ना वो याद रहना चाहिए। जैसे कि कर्ता ने, कर्ता में क्या आएगा, ने। कर्म में क्या आएगा, कर्ता ने, कर्म को आएगा, कर्म। संप्रदान में किसी के लिए, ठीक है। अब यहाँ अपादान में से चिन्ह आएगा। जैसे कि अपादान में याद रखेंगे ना, अलगाव होता है, चीज़ें बिछड़ती है। जैसे कि पेड़ से फल गिर गया, अलग हो गया पेड़ से। लड़का घर से निकला, घर से अलग हो गया। तो यहाँ अलग होने का भाव होता है। सिंपल ट्रिक है, याद रख लीजिए। संबंध कारक, जिससे दो संज्ञाओं के बीच संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी पहचान कैसे होती है, का, के, की आते हैं। उदाहरण क्या है, यह राम का घर है, यहाँ पे क्या आया, का। सीता की पुस्तकें खो गई, तो यहाँ पे क्या आया, की। यहाँ पे क्या बताया गया है, संबंध बताया गया है, ठीक है। संबंध में इजी है, आपको पता चल जाएगा। अधिकरण कारक, अधिकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जिससे कार्य के स्थान या समय का बोध हो, मतलब क्या कहना चाहता है, किसी स्थान का समय या समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारक। इसके साथ कौन सा चिन्ह आएगा, में या पर। उदाहरण, बच्चा कमरे में सो रहा है, कमरा एक स्थान है। किताब मेज पर रखी है, ये भी एक स्थान है। तो यहाँ पे हमेशा अधिकरण में किसका बोध होता है, स्थान का। 8 नंबर संबोधन कारक। तो इसमें क्या है कि जिससे किसी को पुकारने या संबोधित करने का बोध हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संबोधन कारक। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो हम किसी को बुलाते हैं ना, हे, अरे ये क्या हो गया, ओ। तो ये सब इसके पहचान है, किसी को संबोधन करना, बुलाना। अरे राम यहाँ आओ, तो यहाँ पे
अरे आया ना, हे मित्र, हे आया। इस चिन्ह को पहचान के आपको संबोधन कारक कौन सा कारक है ये पहचानना है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, तो इसलिए संबोधन में याद रखना है हे, अरे, ओ जैसे शब्द दिखेंगे। अब महत्वपूर्ण बातें कैसे याद रखेंगे, तो देखिए, से का प्रयोग, एक बात अगर आपने आठों कारक ध्यान से पढ़ा है, देखा, तो आपको पता चलेगा कि करण और अपादान दोनों में से आ रहा है। तो फिर इसको अलग कैसे करेंगे, तो इसको अलग करने के लिए क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो अंतर पहचानने के लिए आपको अर्थ समझना जरूरी है। करण में क्या है, साधन का अर्थ होता है, और आपादान में अलग होने का अर्थ होता है। तो अगर कोई साधन दिखे वाक्य में तो करण कारक आएगा, अगर अलग होने का है तो अपादान कारक आएगा। अब कुछ प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमने कहा था ना कैसे क्वेश्चन आता है। तो कारक के कितने भेद होते हैं, 8। राम ने खाना खाया, यहाँ पे आपको ने दिख गया, मतलब कर्ता कारक। कलम से लिखा गया, देखिए यहाँ पे क्या है, लिखा गया है किससे, कलम से, यहाँ पे अलग नहीं हो रहा है, इसलिए करण कारक आएगा। आपादान में भी से आता है, लेकिन वहाँ पे अलग होता है, अलगाव होता है, बिछड़ना होता है। हे मित्र संबोधन किया गया है। अब आसान ट्रिक्स कैसे याद रखेंगे, तो कर्ता ने इसको याद रख लिए, मतलब आपको कारक कंप्लीट लाइफ टाइम याद रहेंगे। देखिए, कर्ता ने, मतलब कर्ता में क्या, ने आएगा तो वो कर्ता है, को आएगा तो कर्म है, से आएगा तो करण है। संप्रदान में क्या आता है, का के लिए, अपादान में अलग होता है, संबंध में का के की से पता चलता है, अधिकरण में स्थान पता चलता है, और हे अरे में संबोधन। ठीक है, अब वचन देखेंगे। ठीक है, वचन किसे कहते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या किसी या क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की संख्या का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वचन। सरल शब्दों में कहें तो इसे क्या पता चलता है कि कोई एक है या अनेक है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो हिंदी व्याकरण में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ये तो बहुत इजी है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी किसी चीज़ को अगर आप सीरियस एग्ज़ाम को लेकर, तो कोई भी टॉपिक नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारे माइंड में होता है चले तो हम क्या आ रहा, लेकिन जब हम एग्ज़ाम बैठते हैं तो हमने उसको ध्यान से देखा नहीं, फिर हम करेक्ट आंसर कर नहीं पाते। एक वचन देखिए, जिस शब्द में किसी एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे, एक वचन। जैसे कि लड़का, पुस्तक, गाय। लड़का खेल रहा है, मतलब एक लड़का खेल रहा है, गाय घास खा रही है, मतलब एक गाय घास खा रही है। यहाँ क्या है, केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है। ठीक है, अब बहुवचन में क्या है कि जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध हो, तो उसे क्या बोलेंगे, बहुवचन। बहुत लड़के, पुस्तकें, गायें, बच्चे, नदियाँ। लड़के खेल रहे हैं, मतलब बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं। गाय घास खा रही है, मतलब बहुत गाय है। यह अनेक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है, तो उसे बहुवचन। इन शॉर्ट, एक हो तो एक वचन, बहुत सारे दिखे तो बहुवचन। देखिए, इसको पहचानेंगे कैसे, कुछ नियम है जो आपको याद रखना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको सिंपल ही दिया हो। ठीक है, अब हमेशा याद रखेंगे कि आ से ए बनता है, एक वचन को बहुवचन बनाने का भी क्वेश्चन आता है। तो आ से क्या बनता है, ये बनता है। जैसे कि लड़का आया ना उच्चारण में, तो यहाँ पे बहुवचन लड़के, ए बन गया, बच्चा, बच्चे, घोड़ा, घोड़े। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पहला नियम क्या है कि आ हो तो ए बनता है। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या है कि एक वचन में ई, या में, और उसको बहुवचन बनाना होता है या जुड़ता है। जैसे कि लड़की, ई हुआ, लड़कियाँ, या जुड़ गया, चिड़िया, या है ना खाली, तो यहाँ पे चंद्र बिंदु, चिड़िया। आपको लगेगा दोनों चिड़िया ही है, नहीं, वहाँ पे देखिए एक चिड़िया है, यहाँ पे चंद्रमा बैठा दिया, बहुत सारे चिड़िया। नदी, नदियाँ। 3
कुछ शब्दों में क्या है ये लगता है, जैसे पुस्तक तो पुस्तकें, रात रातें, बात बातें, ठीक है। कुछ शब्दों का रूप नहीं बदलता, याद रखिएगा। हमने कहाँ समझाया पहले, ये लिंग में हो गया, और ये कहाँ समझा बताइए कमेंट करके। जो कुछ शब्द है जिसका लिंग नहीं बदलता, जिसका वचन नहीं बदलता, याद आया। तो पानी पानी ही रहेगा, दूध दूध ही रहेगा, इसका कोई बहुवचन नहीं। कुछ प्रश्न इंपोर्टेंट, वचन के कितने भेद हैं? 2। लड़की या मतलब बहुवचन है। बच्चा, इसका बहुवचन बच्चे हो जाएगा। पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें, ठीक है। कभी भी किसी चीज़ को कम मत समझिए, आप इसको नज़रअंदाज करेंगे फिर आपका मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, अच्छा लगा हमारा मेहनत, तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट में बताइएगा, ताकि उससे रिलेटेड PYQ हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।